राधे राधे स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की गणितीय भौतिकी की कक्षा 12 में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सदिश क्षेत्र का कर्ल। सदिश क्षेत्र का कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ठीक है, सदिश क्षेत्र का कर्ल। सदिश क्षेत्र का कर्ल होता क्या है? ठीक है, अगर उसको परिभाषित करें सबसे पहले तो डाइवर्जेंस याद है। ठीक है, उम्मीद करता हूं डाइवर्जेंस वाली क्लासें आपने देखी होंगी, और नहीं देखी है तो पहले उनको देख लो, उसके बाद में इसको देख लेना। डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन हमने लिखी थी, मैं यहां लिखता हूं उसको। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, क्या लिखा था? अल्पांश आयतन से निकलने वाला फ्लक्स। क्या लिखा था? लिमिट dv टेंड्स टू 0। ठीक है, और यहां पर क्या था? फ्लक्स की बात करी, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बटे dv, यही थी। ठीक है, तो यहीं से मैं बात करूंगा क्या? कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, लिखाऊंगा मैं। लिमिट, ठीक है, देखो, लिमिट dv टेंड्स टू 0। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक पावर कम कर देता हूं। ध्यान, पावर का मतलब देखो क्या होता है, dl ds dv। ये लाइन एलिमेंट था, ये सरफेस पृष्ठीय, ये आपके पास रेखीय अवयव था, ये आपके पास पृष्ठीय अवयव था, और ये आयतन अवयव है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं एक पावर कम कर देता हूं, मतलब कि आयतन से कहां पहुंच जाऊं? पृष्ठीय पर। तो यहां पर कितना होगा? ds टेंड्स टू 0, लिमिट ds टेंड्स टू 0, तो यहां पर कितना आ जाएगा? ds। ठीक है, और जब मैंने नीचे पावर कम किया तो ऊपर भी एक पावर कम कर दूं, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है, ये बस याद रखने के लिए है कि आपको एक याद हो तो दूसरी अपने आप, और ये तो इसकी तो परिभाषा बहुत अच्छी है कि अल्पांश आयतन से निकलने वाला फ्लक्स अपने आप आ जाएगी याद। ठीक है, ये थोड़ी सी याद करने में दिक्कत आती है, तो सीधा अपन ने कर लिया। इसको डिनोट करेगा, देखो ये क्या था आपके पास? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या था? किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस हमेशा अदिश राशि था, तो ये भी हमको क्या मिलेगा? एक अदिश राशि प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पे बस एक चीज और है जिसकी मैं बात करूंगा, कि ये मान कितना होता है? मैक्सिमम। ये आपके कर्ल की परिभाषा है। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर कि ए वेक्टर अच्छा ले चुके हो, बी वेक्टर अगर होता, अभी मैं लिखवा नहीं रहा कुछ भी, सीधा छापना लास्ट में, तो ठीक है समझते चलो। उसको क्या लिख सकता हूं मैं? बी वेक्टर का परिमाण डॉट, सॉरी डॉट तो आएगा नहीं, बी वेक्टर का परिमाण इनटू बी कैप। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, इसके साथ बी कैप के साथ, क्या आएगा? ये कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि बी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट खुद का खुद के साथ आदेश गुणन 1 होता है, कॉस 0 आएगा इसलिए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बी कैप की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूं? अच्छा, बी वेक्टर के परिमाण की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूं? बी वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, तो ये इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? बी वेक्टर डॉट बी कैप। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूं? कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट इसकी जो भी डायरेक्शन होगी एन कैप। ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो अपने पास क्या मान आ गया? कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप बराबर
लिमिट ds टेंड्स टू 0, क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर बटे ds का अधिकतम मान। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज नहीं लिखनी है, ये वाली। ठीक है, ये मैंने समझने के लिए बताई है। सीधा अपन ये लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है तो हो तो एक बार पूछ लेना। तो अपन चालू करें। लिखो पहले सदिश क्षेत्र का कर्ल, हेडिंग डाल दी। उसके अंदर लिखेंगे कर्ल हमेशा सदिश राशियों का ज्ञात किया जाता है। कर्ल हमेशा सदिश राशियों का ज्ञात किया जाता है। कर्ल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। कर्ल ज्ञात करने के पश्चात, कर्ल ज्ञात करने के पश्चात प्राप्त राशि सदिश राशि होती है। कर्ल ज्ञात करने के पश्चात प्राप्त राशि सदिश राशि होती है। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज ए, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। तेरे चेंज करके लिखो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज, सदिश क्षेत्र का कर्ल, ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज डिफाइंड बाय लाइन इंटीग्रल। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज डिफाइंड बाय लाइन इंटीग्रल। सदिश क्षेत्र का कर्ल हमेशा रेखीय समाकलन के द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगली लाइन में लिखो, आगे लिखो इसी में, अल्पांश क्षेत्रफल में, अल्पांश क्षेत्रफल में उपस्थित बंद रेखीय समाकलन का अधिकतम मान, बंद रेखीय समाकलन का अधिकतम मान कर्ल के परिमाण को परिभाषित करता है, कर्ल के परिमाण को परिभाषित करता है। इंग्लिश में लिखेंगे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल प्रेजेंट इन स्मॉल सरफेस एलिमेंट, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल प्रेजेंट इन स्मॉल सरफेस एलिमेंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल। ठीक है, इक्वेशन 1 लिखेंगे, इक्वेशन 1 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 तक लिख दो फटाफट। ठीक है, हाँ लिख दी, पॉज करके लिख लिया करो। नीचे लिखो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 represent curl of a vector field, represent definition of curl of a vector field, definition of curl of a vector field in orthogonal curvilinear coordinate system। समीकरण 1 तथा 2 सदिश क्षेत्र के कर्ल की परिभाषा को लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के रूप में व्यक्त करते हैं। अच्छा, यही पढ़ी थी हमने फर्स्ट ईयर में डेफिनेशन में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब हम लोगों का टास्क क्या है, हमको कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, इसका क्या सूत्र होता है वो डेराइव करना है। ठीक है, क्या करना है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड को सूत्र डेराइव करना है। ठीक है, और वो फॉर्मूला जब निकाल लेंगे हम, उसके बाद में क्या करना है, उसका संबंध व्यक्त करना है किसके साथ में, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ।
ठीक है? तो ये हमको प्रूव करना है। तो आपके लिए छोटा-सा होमवर्क है, क्या होमवर्क है? तो फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों ने पढ़ा था, अच्छा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अपन कल डिराइव करेंगे उसको डिटेल में। तो फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों ने पढ़ा था कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर कितना आता है? आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। यहाँ पर कितना आ रहा था? ए एक्स, ए वाई, ए जेड। इसको पढ़ के आएंगे, ठीक है? क्योंकि देखो मैं बात करूं, हाँ, अगर मैं बात करूं आपसे, क्योंकि इसको जब अपन डिराइव करेंगे लास्ट में अपने पास एक बड़ा सा सूत्र आएगा और उससे अपन इसी रूप में उसको लिख देंगे, ठीक है? कितना आएगा वो आपके पास, मैं समझा देता हूँ फटाफट से। 1/H1 H2 H3 लिखना नहीं अभी, ठीक है? E1 कैप H1, E2 कैप H2, E3 कैप H3, डेल ओवर डेल U1, डेल ओवर डेल U2, डेल ओवर डेल U3। A1 H1 A2 H2 E3 H3, ठीक है? ये हम लोग डिराइव करेंगे सेम जैसे ये किया था, सेम ऐसे ही ये होगा, ठीक है? और याद भी रखना अपन को ये, ठीक है? तो ये तभी समझ में आएगा जब ये आप लोग पढ़ के आओगे, नहीं भी आओगे तो काम तो चल ही जाएगा खैर, पर अगर पढ़ाओगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछते रहिए। राधे राधे।